चलते हैं एक और लेक्चर की तरफ और हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर है नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 8 में हम डिस्कस करेंगे अल्काइल हैलाइड। और अल्काइल हैलाइड जो है इसकी डिस्कशन शुरू करने जा रहे हैं सबसे पहले एक टॉपिक से जो कि है इसकी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में आप सब जानते हैं कि अल्काइल हैलाइड को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक होते हैं प्राइमरी, एक होते हैं सेकेंडरी, एक होते हैं टर्शरी। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के लिए शर्त यह है कि हैलोजन एटम जो कि फंक्शनल ग्रुप है वो जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड हो वो कार्बन आगे सिर्फ एक अल्काइल रेडिकल के साथ कनेक्टेड हो। तो इस वजह से इस कार्बन की जो नेचर है वो है प्राइमरी, तो हम इसको कहते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। मिसाल के तौर पर जैसे कंपाउंड है इथाइल क्लोराइड, ठीक है, एक कंपाउंड है इथाइल क्लोराइड। अब आप देख सकते हैं कि इथाइल क्लोराइड में फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड है ये कार्बन आगे सिर्फ एक ही कार्बन के साथ कनेक्टेड है, तो नेचर ऑफ दिस अल्काइल हैलाइड इज प्राइमरी। इवन अगर चेन में 3 कार्बन हो, 5 हो, 6 हो, फिर चेन कितनी भी लंबी हो, हैलोजन जिस कार्बन पे कनेक्टेड है वो कार्बन आगे सिर्फ एक कार्बन के साथ कनेक्टेड है, तो नाउ नेचर ऑफ दैट अल्काइल हैलाइड इज प्राइमरी। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में क्या होता है कि हैलोजन जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड होता है वो कार्बन आगे जाके 2 अल्काइल रेडिकल के साथ कनेक्टेड होता है। इस वजह से इस कार्बन की जो नेचर है वो हम कहते हैं सेकेंडरी। जब हैलोजन सेकेंडरी कार्बन के साथ कनेक्टेड हो तो ऐसे अल्काइल हैलाइड को हम कहते हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इस हैलोजन को, ये हैलोजन जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड है ये कार्बन 2 कार्बन के साथ कनेक्टेड है, तो इस कंपाउंड की जो नेचर है वो क्या है, सेकेंडरी। और इस कंपाउंड का नाम है सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड, सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड। तो सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड इज नथिंग बट ए सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। इसी तरह से टर्शरी अल्काइल हैलाइड के लिए शर्त है कि हैलोजन जो कि फंक्शनल ग्रुप है वो जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड है वो कार्बन आगे 3 अल्काइल रेडिकल के साथ कनेक्टेड हो, तो इस तरह से इस कार्बन की जो नेचर है वो होगी टर्शरी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हैलोजन टर्शरी कार्बन के साथ कनेक्टेड है, तो नेचर ऑफ दिस अल्काइल हैलाइड इज टर्शरी अल्काइल हैलाइड। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक कंपाउंड है जिसमें हैलोजन जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड है ये कार्बन आप देख सकते हैं कि 3 और कार्बन के साथ कनेक्टेड है। तो इस तरह से इस कंपाउंड को आप देखें ये टर्शरी है और इस कंपाउंड का प्रॉपर नाम है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड बुनियादी तौर पे 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। चलते हैं एक और छोटे से पॉइंट की तरफ जो कि है इसकी प्रिपरेशन। इसमें काफ़ी रिएक्शंस आपने पढ़े हैं, सिर्फ 1-2 पॉइंट्स हैं जो आपको दोबारा एक्सप्लेन करनी है। तो अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर कैसे करें? अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करने के लिए हम अल्केन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्केन को हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो अल्केन की हाइड्रोजन रिप्लेस होती है हैलोजन से, बनता है अल्काइल हैलाइड, और हाइड्रोजन जो रिप्लेस हुई है वो हैलोजन के साथ वो बना लेती है HX जो कि बाय प्रोडक्ट है। बिल्कुल ऐसे ही एक रिएक्शन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 7 में, जिसमें मीथेन क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन तो बनता है मीथाइल क्लोराइड, और इस तरह से आप देख सकते हैं बाय प्रोडक्ट क्या बना है, HCl। मीथेन से मीथाइल क्लोराइड बना, इथेन अगर आप लेंगे तो इथाइल क्लोराइड, प्रोपेन से प्रोपाइल क्लोराइड, जो भी अल्केन होगा अल्केन की हाइड्रोजन रिप्लेस्ड होगी और इस तरह से बनेगा अल्काइल हैलाइड। एक और मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, आप देख सकते हैं। नाउ दिस इज फ्रॉम अल्कोहल, यह है अल्कोहल। अल्कोहल पोलर होते हैं, OH ग्रुप नेगेटिव है पार्शियल, और कार्बन जिसके साथ OH ग्रुप अटैच होगा वो अल्काइल रेडिकल पॉजिटिव होगा। अल्कोहल को अगर हम हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट करें जिसको आप हैलोजन एसिड भी कह सकते हैं, तो इस सूरत में कैटलिस्ट चाहिए होगा जिंक हैलाइड, तो X से होगा वो R के साथ जाएगा, ठीक है, और OH और H दोनों मिलके क्या बना लेंगे, वाटर। तो इस तरह से हमारा टारगेट पूरा हुआ, हमने क्या बनाया, अल्काइल हैलाइड। एग्जैक्टली इस रिएक्शन को मैं इथाइल अल्कोहल के साथ रिप्रेजेंट करूं तो इथाइल अल्कोहल HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा इथाइल क्लोराइड, और प्लस में क्या बनेगा, वाटर। तो आप देख सकते हैं कि ये भी एक अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। अल्काइल हैलाइड को बनाने के लिए हमारे पास एक और ऑप्शन भी है, एंड दिस इज कॉल्ड फ्रॉम ईथीन। अब जो ईथीन है इसको अगर हम HCl के साथ रिएक्ट करें तो ये एडिशन रिएक्शन होगा, एक कार्बन पे हाइड्रोजन जाएगी, एक कार्बन पे क्लोरीन जाएगी, बनेगा इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड भी आप जानते हैं क्या है, अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड को हम अल्केन, अल्कोहल और किसके साथ बना सकते हैं, इसके साथ हम अल्कीन से भी इथाइल हैलाइड या फिर किसी भी अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब आते हैं अल्काइल हैलाइड जो हैं इसके रिएक्शंस।
चैप्टर नंबर 8 जो है इसमें टोटल 3 रिएक्शंस डिस्क्राइब्ड हैं, जिनमें से एक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एक हैं अल्काइल हैलाइड के एलिमिनेशन रिएक्शंस और एक हैं ग्रीगनार्थ रिएजेंट और उनकी एप्लीकेशन। तो मैं उनमें से पहला रिएक्शन डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ एंड दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, और इससे पहले बेंजीन के आपने पढ़े थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इनमें बुनियादी फ़र्क क्या है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या था कि एक इलेक्ट्रोफाइल ने एरोमेटिक रिंग से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया था। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा कि एक न्यूक्लियोफाइल किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा। तो उसके पीछे बेसिक साइंस यही रहेगी कि एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल हमेशा एक वीकर न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर सकता है, ना कि एक वीकर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल जो है वो असल में न्यूक्लियस लविंग स्पीशी होती है, और इन रिएक्शंस में जैसे मैंने आपको कहा कि वन न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसेस या सब्स्टिट्यूट या डिस्प्लेस अनदर न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इस तरह से आप जानते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो है एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करना होता है। अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, अगर इनको जनरली लिखा जाए तो देख सकते हैं कि ये एक अल्काइल हैलाइड है जिसमें एक्स पार्ट नेगेटिव है जो कि न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है। ठीक है, और ये एक और न्यूक्लियोफाइल है जो कोई भी हो सकता है। ये न्यूक्लियोफाइल हैलोजन को रिप्लेस करके खुद अगर मॉलिक्यूल में आ जाए और हैलोजन रिप्लेस हो जाए तो अल्काइल हैलाइड के जितने भी रिएक्शंस होंगे उसमें हैलोजन को रिप्लेस किया जाएगा किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल से। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बुनियादी तौर पे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं SN2 और एक होते हैं SN1। SN2 रिएक्शंस जो होते हैं ये बायोमॉलिक्यूलर होते हैं। ये मैं आपको इसके मैकेनिज्म में समझाने वाला हूँ कि बायोमॉलिक्यूलर का मतलब क्या है। और जबकि SN1 रिएक्शन जो होते हैं ये यूनिमॉलिक्यूलर होते हैं, और यूनिमॉलिक्यूलर क्या होता है ये भी हम डिस्कशन में आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो SN2 और SN1 रिएक्शन, इनमें बुनियादी फ़र्क क्या है, तो ज़रा इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, फिर आते हैं इसके मैकेनिज्म पे। देखें, सबसे पहली बात कि SN2 रिएक्शंस जो हैं ये देने वाले हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड और कभी कभार सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, और ये रिएक्शन जो होते हैं वन स्टेप में कंप्लीट होते हैं, और इनके साथ साथ जब ये एक स्टेप पे कंप्लीट होते हैं तो उसके दौरान एक बनती है ट्रांजिशन स्टेट। क्या बनती है? ट्रांजिशन स्टेट। इसके अलावा इन रिएक्शंस में क्या होता है कि अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड द डिपार्चर ऑफ द न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। क्योंकि हमने कहा कि इन रिएक्शंस में एक न्यूक्लियोफाइल ने आना है और दूसरे न्यूक्लियोफाइल ने जाना है, रिप्लेस होना है, तो इन दोनों प्रोसेसेस का जो होना होता है वो साइमल्टेनियसली, मतलब अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल एंड द डिपार्चर ऑफ अनदर न्यूक्लियोफाइल, दिस टू फंक्शंस आर टेकिंग प्लेस इन द सेम टाइम। क्योंकि दोनों काम एक वक्त में होते हैं, इस तरह से रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। ठीक, एक और चीज़, जैसे मैंने आपको कहा कि ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड भी रिएक्शन देते हैं। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड ये रिएक्शन सिर्फ तब देंगे जब नेचर ऑफ सॉल्वेंट जो होगी वो पोलर होगी, बल्कि नॉन पोलर होगी, करेक्शन, नॉन पोलर होगी। तो प्राइमरी जो अल्काइल हैलाइड्स हैं वो हर कंडीशन में SN2 रिएक्शन ही देते हैं, लेकिन जो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हैं वो जब ये रिएक्शन देंगे तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट जो है, रिएक्शन मीडियम जो है वो नॉन पोलर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा क्यों, ये हम मैकेनिज्म में सीखने वाले हैं। जबकि SN1 रिएक्शन जो हैं ये रिएक्शन टर्शरी अल्काइल हैलाइड तो देते ही हैं, लेकिन सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड भी रिएक्शन दे देते हैं। और याद रखो कि सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ तब देंगे जब नेचर ऑफ सॉल्वेंट क्या होगी, पोलर होगी। ठीक है, अब पोलर क्यों है ये बात मैंने आपको पहले भी कही कि हम इसको मैकेनिज्म में सीखने वाले हैं। इट्स अ 2 स्टेप प्रोसेस, ये 2 स्टेप प्रोसेस है जिसमें पहली बार एक न्यूक्लियोफाइल जो है वो मॉलिक्यूल से निकल जाएगा, फिर दूसरे स्टेप में दूसरा न्यूक्लियोफाइल मॉलिक्यूल में इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, और इस केस में कोई ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनती। तो चलो देखते हैं कि SN1 SN2 रिएक्शन, इसकी बेसिक साइंस क्या है, इसके पीछे बेसिक मैकेनिज्म क्या है। तो लेट्स सी बिगिन। सबसे पहले शुरू करते हैं SN2 रिएक्शन को। SN2 रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि इनको कहते हैं बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये रिएक्शन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड भी देते हैं और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड भी देते हैं। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से, सपोज मैंने एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लिया है, क्योंकि उसके साथ सिर्फ एक अल्काइल रेडिकल है कार्बन के साथ। OH ग्रुप जो है वो जाके इस मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, लेकिन आप जानते हैं कि हैलोजन और कार्बन बॉन्ड पोलर है, क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव।
तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे जाके करेगा अटैक। लेकिन जब न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करेगा तो जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल कार्बन को अप्रोच कर रहा होगा, यहाँ से क्लोरीन आहिस्ता आहिस्ता डिपार्ट हो रहा होगा। तो न्यूक्लियोफाइल का कार्बन के ऊपर अटैक करना जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, क्लोरीन निकलता जाएगा, तो एक ऐसा टाइम आएगा जब क्लोरीन का इस कार्बन के साथ डिस्टेंस और OH ग्रुप का इस कार्बन के साथ डिस्टेंस होगा वो सेम हो जाएगा, और इस सिचुएशन को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट वो होती है जिसमें इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल और डिपार्टिंग न्यूक्लियोफाइल दोनों इक्वी डिस्टेंस पे होते हैं विद इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। और वो कार्बन जो है, ये जो कार्बन है जिसके साथ हेलोजन का डिस्टेंस और OH का डिस्टेंस तो सेम है, पर ये बॉन्ड जो होते हैं ये बॉन्ड अभी कंप्लीट नहीं होते। इस वजह से कार्बन के सिर्फ 3 कंप्लीट बॉन्ड होते हैं। तो मिडिल कार्बन जो होता है ये एक टेम्पररी बेसिस पे, एक इंस्टेंट के लिए, एक लम्हे के लिए वो अपनी हाइब्रिडाइजेशन को चेंज करता है। sp3 से वो हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है क्या, sp2। लेकिन बाद में ये जो क्लोरीन है ये अल्टीमेटली मॉलिक्यूल से निकल जाएगा और OH ग्रुप कंप्लीटली बॉन्ड बना लेगा। तो क्लोरीन यहाँ से निकल गया, OH का बॉन्ड बन गया। पर इस पूरे प्रोसेस में जब ये क्लोरीन निकल रहा होगा और OH कंप्लीट बॉन्ड बना रहा होगा, तो ये स्टेप जो होता है इट्स अ बिट स्लो स्टेप। याद रखो कि जो स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं, इसमें अल्काइल हैलाइड भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है। इस वजह से अगर हम इस रिएक्शन के रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के लिए रेट लिखें तो रेट विल बी इक्वल टू K, ठीक है, K, और इसके साथ लिखेंगे RX जो कि अल्काइल हैलाइड है, और इसके साथ हम क्या लिखेंगे, न्यूक्लियोफाइल। क्या लिखेंगे, न्यूक्लियोफाइल। इस वजह से हम कहते हैं कि ये रिएक्शन जो हैं क्या हैं, इसके ऊपर पावर 1, इसके ऊपर भी पावर 1। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये बायोमॉलिक्यूलर है, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल जो होते हैं वो रेट डिटरमाइन। साइंस इसकी यही है। अब यहाँ पर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड का चक्कर क्या है। देखो, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड जो होता है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में इस वजह से SN2 रिएक्शन देता है, क्योंकि सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड जो होता है, यानी कोई भी अल्काइल हैलाइड अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट में यूज़ किया गया है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट इसको डिसोशिएट नहीं करेगा। अगर ये डिसोशिएट हो गया तो पहले क्या होगा कि कैटाइन बनेगा और बाद में जाके न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और वही रिएक्शन जो कि 1 स्टेप में होना था तो 2 स्टेप में हो जाएगा। तो इस वजह से नॉन पोलर सॉल्वेंट सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड को डिसोशिएट होने नहीं देता। इस वजह से रिएक्शन जो होता है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड का नॉन पोलर सॉल्वेंट में 1 स्टेप हो जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो कैटाइन्स बनते हैं जिसको हम कार्बोकेटाइन भी कहते हैं, उनमें प्राइमरी सबसे वीकेस्ट होते हैं। इस वजह से प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कैटाइन बनाते नहीं है, वो 1 स्टेप में जाते हैं। लेकिन जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, क्योंकि वो उसमें टर्शरी कार्बोकेटाइन बन सकता है और टर्शरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो होती है वो प्राइमरी से बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से टर्शरी अल्काइल हैलाइड में सॉल्वेंट का इशू नहीं होता, वो हमेशा 2 स्टेप में जाता है। लेकिन सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड की स्टेबिलिटी जो होती है वो प्राइमरी से कम और प्राइमरी से ज़्यादा और टर्शरी से कम होती है। इस वजह से सॉल्वेंट ने डिसाइड करना होता है कि सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड जो है वो किस तरह के रिएक्शन में जाएगा। अगर पोलर सॉल्वेंट यूज़ किया तो अल्काइल हैलाइड डिसोशिएट हो जाएगा, 2 स्टेप हो जाएंगे। अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज़ किया तो अल्काइल हैलाइड जो है उसमें पहले डिसोसिएशन नहीं होगी, उसमें अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल और डिपार्चर दोनों एक साथ हो जाएंगे। तो इस वजह से रिएक्शन 1 स्टेप में हो जाएगा। तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड नॉन पोलर सॉल्वेंट की मौजूदगी में SN2 रिएक्शन देने वाले हैं और पोलर सॉल्वेंट की मौजूदगी में SN1 रिएक्शन देने वाले हैं। चलते हैं एक और रिएक्शन की तरफ। नाउ दिस इज कॉल्ड SN1 रिएक्शन, जिसको कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं उसमें टर्शरी अल्काइल हैलाइड मैंने लिया है, वो सबसे पहले स्लो स्टेप में डिसोशिएट होता है इनटू द टर्शरी कार्बोकेटाइन या टर्शरी कार्बोनियमाइन। क्लोरीन सबसे पहले जो है यहाँ से निकल जाती है इलेक्ट्रॉन के साथ, और इस तरह से क्लोरीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि कौन सी चार्ज आई, नेगेटिव चार्ज आई। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि टर्शरी कार्बोकेटाइन उसके ऊपर OH ग्रुप जो अटैक कर सकता है और फाइनल प्रोडक्ट बना सकता है, और सेकेंड स्टेप जो होता है वो क्या होता है, फास्ट। लेकिन स्लो स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग है। तो इस वजह से जब इस रिएक्शन के लिए रेट इक्वेशन लिखेंगे तो उसमें हम दोनों मॉलिक्यूल इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि रेट जो है वो इक्वल होगा K जो कि कांस्टेंट है, और इसके साथ सिर्फ और सिर्फ हम यूज़ करेंगे क्या, अल्काइल हैलाइड। पावर 1 है तो ये यूनिमॉलिक्यूलर है, यानी इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 1 है, सिंगल स्टेप में रिएक्शन होता है। तो अब आप ये पूछ सकते हैं कि टर्शरी कार्बोकेटाइन बन गया फिर जाके न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। इसकी वजह यह है क्योंकि टर्शरी कार्बोकेटाइन बन सकता है क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है।
तो मैं एक पॉइंट आपको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि किस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है और किस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कम है। तो ज़रा ध्यान से सुनेंगे इस पूरे पॉइंट की सीक्वेंस क्या है। सपोज करो एक है R, यानी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है लेकिन कार्बन 3 अल्काइल ग्रुप के साथ ही टर्शरी है। इसके साथ है R2CH पॉजिटिव, ये कार्बन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप है, सेकेंडरी है। और एक है RCH2, यानी ये है प्राइमरी क्योंकि पॉजिटिव कार्बन के साथ 1 अल्काइल ग्रुप है। लेकिन एक है CH3 पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव, इसमें कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं है। तो याद रखो कि टॉप टू बॉटम अगर देखें, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और मिथाइल, टॉप टू बॉटम आएंगे तो इन कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज़ हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे ऊपर वाले जो कंपाउंड हैं वो SN1 रिएक्शन में जाएंगे, जो सबसे नीचे वाले कंपाउंड हैं, ख़ासतौर पे ये हो गया या इवन ये भी हो गया, ये SN2 रिएक्शन में जाएंगे। लेकिन ये जो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, इसका फैसला कौन करता है? इसका फैसला सॉल्वेंट ने करना होता है कि ये डिसोशिएट हुआ तो SN1 में जाएगा, अगर डिसोशिएट नहीं हुआ तो फिर ये SN2 में जाएगा। डिसोशिएट करवाने में पोलर सॉल्वेंट हेल्प करता है, इस वजह से पोलर सॉल्वेंट की मौजूदगी में सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन देते हैं, और नॉन पोलर अपना पोलर सॉल्वेंट होगा तो ऐसी सूरत में टर्शियरी अल्काइल हैलाइड डिसोशिएट हो जाते हैं, कार्बोकेटाइन बनता है। कार्बोकेटाइन बना तो रिएक्शन 2 स्टेप में होगा। तो आई होप सो कि आपको SN रिएक्शन जो है इसकी बेसिक केमिस्ट्री समझ में आ रही होगी। तो हम इसके बाद चलते हैं एक और लेक्चर की तरफ जिसमें हम डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। दैट्स इट।